पाचन तंत्र हो गया था। नेक्स्ट देखो श्वसन तंत्र, सांस लेने से संबंधित है। ये इसका भाग है श्वसन तंत्र का। मुख्य भाग क्या है? फेफड़े। श्वसन तंत्र में वायु प्रवेश करती है जिसको नासा छिद्र बोलते हैं, या नासा मार्ग या वायु मार्ग, नासा गुहा भी बोलते हैं। यहाँ से हमने वायु प्रवेश करी, ऑक्सीजन, CO2, वायु में तो सभी चीजें होती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ये जो नली है ग्रसनी, ग्रसिका से कंठ, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं, कंठ को लेरिंग्स, और पक्षियों में इसको बोलते हैं सिरिंग्स। पक्षियों में सिरिंग्स होता है, मनुष्य में लेरिंग्स होता है। फिर आती है, उसके बाद आती है श्वसन, सांस, ये जो श्वसन लिया वायु श्वास नली में, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। और श्वास नली का आगे बढ़ जाते हैं दो भागों में फेफड़ों में जाने के लिए, जिसको श्वसनिका बोलते हैं, ट्रेकियोल्स। ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स। श्वास नली किसमें बढ़ जाती है? श्वसनिका में। और श्वसनिका वायु को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। फेफड़े संख्या में कितने होते हैं? 2, दायां और बायां। दायां फेफड़ा 3 पालियों में बंटा होता है, 1, 2, 3, और बायां फेफड़ा 2 पालियों में बंटा होता है। और फेफड़े के ठीक नीचे होता है डायफ्राम, ऐसे सपोर्ट करके, जो कि प्रेशर को मेंटेन रखता है, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। ये डायफ्राम बहुत जरूरी है। यदि इसको कैंसर कर दे या कुछ इसमें संक्रमण हो जाए तो श्वसन संबंधित कई रोग हो सकते हैं। तो ये कुछ श्वसन तंत्र का हमारा सिस्टम है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले नासा छिद्र पर आएंगे, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, फेफड़ों में, और फिर डायफ्राम में चलेंगे। तो श्वसन तंत्र में इतना ही नहीं है कि आपने सांस लिया और छोड़ दिया हो गया, बहुत बड़ी प्रोसेस है। श्वास लेने और छोड़ने में बहुत कुछ घट जाता है। श्वसन, यदि श्वसन की बात करूं, तंत्र तो ये हो गया। तो 2 टाइप का होता है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं श्वसन। एक बाह्य, जो कि फेफड़ों में हो रहा है, एक अंतः कोशिकीय। वास्तविक श्वसन यही है, अंतः कोशिकीय। ये जो वायु फेफड़ों में आई है, ऑक्सीजन, ये रुधिर के साथ जाकर हर कोशिकाओं में जाती है, और वहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा बनती है और CO2 बनती है, वहां से वापस आती है, फेफड़ों में आती है और वापस छोड़ते हो। इतनी लंबी प्रोसेस है। वायु आई, फेफड़ों में आई, फेफड़ों में इसकी संरचनात्मक आई है एल्वियोलाई, जिसको कुप्पिका बोलते हैं। कुप्पिका से बना होता है। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कुप्पिका, एल्वियोलाई। उसके साइड में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। ये वायु इसमें, और यहाँ से किसमें चली गई? विसरण विधि द्वारा रुधिर वाहिनियों में, और रुधिर से हर कोशिकाओं में जाती है, और वहां उसको हर कोशिका को ऑक्सीजन दे देती है कि ये लो। और कोशिकाओं में क्या है? भोजन पीछे आया था पाचन तंत्र में, हर कोशिकाओं में क्या जा रहे थे? भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब वहां उसका श्वसन मतलब दहन होता है, जिससे ऊर्जा बनती है। हर कोशिका में ये वायु जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, भोज्य पदार्थ जाएंगे, और ये ऑक्सीजन जाकर उसको जलाएगी, मतलब उसका श्वसन करेगी, उससे एनर्जी बनाएगी। वो ऑक्सीजन तो काम आ गई, और उस दहन से, जलने से क्या बनती है? CO2। और वो CO2 रुधिर, ये कोशिका किसको दे देती है CO2 बनने के बाद? रुधिर को। और रुधिर से वापस कहाँ घूमते घूमते फेफड़ों में आ जाता है CO2। और CO2 फेफड़ों से कहाँ निकाल दी जाती है? वायु के हमारा नासा छिद्र से बाहर। अब इतना काम हुआ है, अपन ने तो श्वसन लिया, छोड़ दिया, लेकिन इसके बीच में कितनी घटना घटी है देखो आप। तो ये श्वसन तंत्र है। इसमें बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन में सीधी सी बात है, आप क्या करते हो? O2 ग्रहण करते हो और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हो, ये ब्रीथिंग है। और अंतः कोशिकीय श्वसन, कोशिकाओं के अंदर, ये मान लो कोशिका है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये काम।
माइटोकॉन्ड्रिया। अंतः श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका भोज्य पदार्थ का दहन होता है। इससे क्या बनती है? CO2 बनती है, जो कि वापस फेफड़ों में आती है। तो अंतः कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा? फेफड़ों में, सॉरी कोशिकाओं में। इसकी प्रोसेस भी होती है वैसे 3 स्टेप। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का श्वसन होगा, तो उसमें 3 नाम आएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीनों क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। ग्लाइकोलिस को तोड़ना ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्कर बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और बाहर कोशिका द्रव्य में क्या संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अंतः कोशिकीय श्वसन है। लेकिन आपके इस चैप्टर में श्वसन तंत्र है, तो आपको इसके ऊपर चलना है। ये जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे उसमें आ जाएगा ये अंतः कोशिकीय श्वसन। तो इसमें एक बार ब्रीफली आप ये हल्का हल्का देख लो। ये 2 अंतः कोशिकीय होता है, बाह्य कोशिकीय। अब रही बाह्य कोशिकीय पाचन की श्वसन की बात। बाह्य कोशिकीय श्वसन में O2 ग्रहण की जाती है और CO2 का त्याग किया जाता है। अब आ जाओ स्टेप बाय स्टेप इसका बारे में, तो यहीं से चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? नासा मार्ग या नासा गुहा बोल सकते हैं। इस नासा मार्ग में क्या होता है? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा मतलब चिकनी पदार्थ होता है, स्राव होता है रस का, जिसको श्लेष्मा बोलते हैं। ये क्या करता है? जो हवा में जो वायु आपने ली है उसमें धूल के कण है और सूक्ष्म जीव है, उसको फेफड़ों में जाने से रोकता है। उससे चिपक जाते हैं और वहीं पर ही रह जाते हैं। तो श्लेष्मा का काम क्या होता है? धूल के कणों को रोकना और सूक्ष्म जीवों को फेफड़ों में जाने से रोकना। ये नासा मार्ग में है। फिर आ जाते हैं ग्रसनी। इसलिए तो मार्ग है। ग्रसनी से कहा? कंठ में। कंठ वह श्वास नली, ट्रेकिया। ये लेरिंग्स है। कंठ मतलब लेरिंग्स। ये कंठ क्या करता है? पहली बात तो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है। ठीक है, लेरिंग्स इनके बीच में है। और ठीक इसके पास में एक एपिग्लोटिस नाम की संरचना होती है। एपिग्लोटिस, जिसको घाटी ढक्कन बोलते हैं। घाटी ढक्कन यहाँ होती है कंठ के आधार भाग में। यहाँ से फिर वो 2 भाग में बढ़ जाता है। ये तो श्वास नली में। अब घाटी ढक्कन से दूसरा कनेक्शन भोजन में चला जाता है। 2 नलियां बढ़ जाती है, एक फेफड़ों में और एक भोजन में, क्योंकि संयुक्त होती है। नाक की और मुंह की दोनों नलियां आगे जाकर संयुक्त हो जाती है और फिर वापस जहाँ जुड़ती है वो एपिग्लोटिस है। और वहां से वापस 2 भागों में बढ़ जाती है। भोजन खाते हो तो भोजन में चला जाता है, श्वसन लेते हो तो श्वसन तंत्र में चला जाता है। लेकिन जॉइंट कहाँ होता है? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस में। अब यहाँ क्या होता है? ये घाटी ढक्कन करता क्या है? ये सेंसिटिव क्षेत्र होता है। ये मार्ग प्रदान करता है। ये ढक्कन होता है, 2 नलियों के बीच में एक कॉमन ढक्कन होता है। इस नली को खोलना है, इसको खोलना है। मतलब श्वास नली को खोलना है, भोजन की नली को खोलना है। जब आप श्वसन चल रहा है नॉर्मली, जैसे मैं श्वसन ले रहा हूँ, तो अभी ये ढक्कन भोजन की नली को बंद करके रखा है। भोजन खा नहीं रहा हूँ और श्वसन चल रहा है, तो कॉमन है ये। तो जैसे मैं भोजन खाऊंगा तो श्वसन नली बंद हो जाएगी। तब जब भोजन गले से नीचे आएगा उस समय आप सांस नहीं ले सकते, ध्यान रखना। उस समय कुछ समय के लिए सांस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्वसन
का ढक्कन श्वसन तंत्र की ओर लग गया है, भोजन का खुल गया है, ताकि भोजन को नीचे जाना है। और जैसे ही भोजन गले से नीचे आया, श्वसन हाथों जरूरी है, श्वसन तो चलता रहता है, तो भोजन बंद हुआ, श्वसन का चल रहा, वापस आपने निकला, भोजन गया, वापस बंद हुआ। ऐसे ही प्रोसेस चलती है दोनों को। तो ये घाटी ढक्कन क्या करता है, श्वसन और भोजन में विभेद करता है कि श्वसन करना है, भोजन करना है। तो ये सेंसिटिव होता है, भोजन मुंह में लिया, उसको पता लग जाएगा भोजन गले से नीचे आएगा तो मुझे भोजन का खोलना है, श्वसन का नहीं खोलना है। दोनों काम एक साथ नहीं होते, ध्यान रखना। हाँ, मैं यहाँ पर था एपिग्लोटिस में। कभी कभी क्या होता है इसमें, कहते पुराने व्यक्ति कहते थे कि हमें भोजन खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। तो बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, बातें करोगे कभी हंसी की बात आ जाएगी तो हंसने लग जाओगे। तो हंसते समय हमें ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, आप जाता ना व्यक्ति। अब आप खाना भी खा रहे हो और ऑक्सीजन भी चाहिए, जबकि ये क्या करता है, एक ही काम करता है। अब आपने इसको कंफ्यूज कर दिया है, घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस को कंफ्यूज कर दिया है। तुम हंस रहे हो और खाना भी खा रहे हो, अब इसको ऑक्सीजन भी चाहिए फेफड़ों को, और भोजन भी जाना चाहिए, कोई गले से नीचे उतरा। तो कंफ्यूज होने से कभी कभी क्या हो जाता है, खाना खाते हुए उलझ जाते हैं ना, श्वसन और खांसी आने लग जाती। तो ये कंफ्यूजन हो गया है इसके, और इसने क्या किया, गलती से श्वसन मार्ग खोल दिया जब आप खाना खा रहे थे, और ये श्वसन मार्ग में चला गया खाना, जिससे खांसी ये शुरू हो जाती है एलर्जी टाइप में। तो इसका कारण है कि ये भोजन और श्वसन में भेद करता है कि भोजन कब करना है और श्वसन कब करना है, कौन सा ढक्कन खोलना है। तो इसको घाटी ढक्कन बोलते हैं, एपिग्लोटिस। फिर है, इसके बाद चलते हैं, यहाँ आ गए श्वास नली, ट्रेकिया। फिर आता है श्वसनिका, जो कि फेफड़ों में बंटी होती है। तो श्वसनिका तो आगे श्वास नली का भाग है। तो 3 नंबर पर आ जाते हैं अपन, अंतःकोशिकीय अभी चर्चा नहीं करें, जितना था वो बता दिया मैंने। और फिर आते हैं फेफड़े। लंग्स दो होते हैं, दायां और बायां। दायां 3 पालियों में और बायां 2 पालियों में बंटा होता है। और इस पर एक झिल्ली होती है, ध्यान रखना, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसको सेफ्टी देने के लिए। ये क्या करती है, बाहरी आघातों से बचाती है फेफड़े को, बाहरी आघातों से बचाना। ये फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्लूरल झिल्ली कहाँ होती है, प्लूरा। तो ये होती है फेफड़ों के चारों ओर। काम क्या होता है, बाहरी जो झटके आ रहे हैं या कोई संक्रमण है, कुछ भी है, तो बाहरी आघातों से बचाने का काम करती है। फिर है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, ये इसके आधार में होता है। जैसे श्वास लेते हो तो डायाफ्राम वक्ष गुहा जो छाती है उसका आयतन बढ़ा देता है, और छोड़ते हो तो वक्ष गुहा का आयतन कम कर देता है। तो डायाफ्राम का काम क्या है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाना और घटाना, बढ़ाना और घटाना। कितना श्वसन अंदर जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए, ये सब काम क्या है, डायफ्राम के। तो डायफ्राम होना बहुत जरूरी है, इसी के थ्रू अपन श्वसन लेते हो, छोड़ते हैं। ये इसके पार्ट हो गए श्वसन के, श्वसन तंत्र के। अब देखो इसमें नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन,
श्वसन की क्रिया विधि देखेंगे कि श्वसन में वास्तव में हो क्या रहा है। ये तो तंत्र है, ये करता क्या काम है, श्वसन में प्रोसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है मेन। तो श्वसन की क्रिया विधि दो प्रकार की, एक होता है निह श्वसन, इंस्पायरेशन, सांस को अंदर लेना। कहीं कहीं किताबों में सांस को बाहर निकालने को भी इंस्पायरेशन हो रहा है, अलग अलग किताबों में। लेकिन आप यदि कंफ्यूजन है आपकी किताबों में तो आप ये इंग्लिश वाला नाम याद रखना, पेपर में इंग्लिश का आएगा इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर लेना, श्वसन अंदर लेना, और एक होता है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन। एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो ये इंग्लिश के नाम याद रखना ताकि आपके कंफ्यूजन ही नहीं हो। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। उच्छ्वसन मतलब श्वसन का बाहर आना, बाहर आना। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, सांस अंदर लोगे तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, तो इंस्पायरेशन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। और एक्सपायरेशन मतलब श्वसन छोड़ोगे तो वक्ष गुहा देखो अंदर जा रही, तो वक्ष गुहा का आयतन कम होता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना कि वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ता है और कब घटता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उच्छ्वसन। अब श्वसन में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का पूरा खेल है CO2 और O2 का। गैसों का विनिमय मतलब एक्सचेंज, गैसों का विनिमय होता है, किसके थ्रू होता है, कुपिका के द्वारा। इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई, जो कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये भी ध्यान रखना आपको। फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, एल्वियोलाई या कुपिका। कुपिका कहाँ होती है, देखो ये फेफड़े हैं, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होते हैं गुब्बारे जैसे, उसको बोलते हैं कुपिका। और उसके चारों रुधिर वाहिनियां होती है, देखो ऐसे, ये गुप्पी ऐसे कई सारे होते हैं करोड़ों में, और इसके पास में रुधिर वाहिनियां होती है। ये रुधिर बह रहा है इसके चारों ओर। अब यहाँ गैसों का एक्सचेंज होगा, ये श्वसन में आया, फेफड़ों में गई, यहाँ O2 आ गई, ठीक है, O2 यहाँ आई कुपिका में, फेफड़ों में आ गई, वहां से यहाँ से किस में जाएगी, रुधिर वाहिनियों में, और रुधिर से बहते हुए शरीर की हर कोशिका में चली जाएगी। अब ये कोशिका कहाँ है, हर कोशिका में श्वसन पदार्थ का दहन हो रहा है, और दहन होने से क्या हो रहा है, CO2 बन रही है। तो रुधिर क्या कर रहा है, CO2 भी ला रहा है, और CO2 इन कोशिकाओं में ज्यादा है, तो प्रेशर किधर आएगा, अंदर की ओर, तो CO2 किधर आएगी, यहाँ। और जब सांस लिया तो ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ था, फेफड़ों में ज्यादा, तो वायु क्या होती है, विसरण द्वारा इसका होता है परिवहन, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो प्रेशर कहाँ है, यहाँ ज्यादा एल्वियोलाई में, तो रुधिर में चली जाएगी ऑक्सीजन, और CO2 का प्रेशर एल्वियोलाई में कम है और ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है, तो CO2 कहाँ आ जाएगी, रुधिर से फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस बाहर निकाल दोगे आप CO2 को। तो ये गैसों का विनिमय चल रहा है, CO2 O2 का आंशिक दाब बोलते हैं इसको, प्रेशर बोलते हैं, आंशिक दाब। तो विसरण विधि द्वारा कुपिका और रुधिर नलिकाओं के मध्य
गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। अब ये ऑक्सीजन कैसे कैसे रुधिर में जाती है, रुधिर में तो मिल गई, लेकिन रुधिर से कौन ले जाएगा इसको कोशिका तक, और वहां से CO2 कौन लेकर आएगा, वो भी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे कि ये रुधिर, ऑक्सीजन तो पहुंच गई रुधिर नलिकाओं में, फेफड़ों से, कुपिकाओं से, अब ये ऑक्सीजन हर कोशिका में जानी जरूरी है, वहीं तो इसका पाचन, वो दहन होगा, ग्लूकोज का एनर्जी बनेगी। अंतःकोशिकीय पाचन बाद में होता है, पहले बाह्य होता है अंतःकोशिकीय श्वसन, सॉरी। तो अंतःकोशिकीय श्वसन के लिए अब ये ऑक्सीजन हर कोशिका में जाना जरूरी है। अब उसको ले जाएगा कौन, वहां से CO2 को लाएगा कौन, और वापस फेफड़ों में कौन छोड़ेगा, ताकि अपन श्वसन के थ्रू बाहर निकाल सके उसको, CO2 को। ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन।